अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। अब तक हमने बीमारियों के बारे में डिफरेंट अलग अलग बीमारियों के बारे में पढ़ा, लेकिन अब अगर हमारा संतुलित आहार या बैलेंस डाइट नहीं है तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और हम इन बीमारियों का शिकार होते हैं। तो बैलेंस डाइट आहार लेने से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो इन बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 17। संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार का विस्तृत विवरण दीजिए। सुपोषण के लिए किन नियमों का ध्यान में रखना चाहिए? व्हाट इज बैलेंस डाइट? एक्सप्लेन बैलेंस डाइट इन डिटेल। विच रूल्स शुड बी केप्ट इन माइंड फॉर यूरोथोफिसिशन। अब इसका है, जो संतुष्टि के लिए मनुष्य आहार का उपयोग करता है, परंतु आहार का उपयोग करने का उद्देश्य केवल शुद्ध संतुष्टि ही नहीं होता। इसका मुख्य लक्षण शरीर को पूर्णतः स्वस्थ, निरोग एवं पुष्ट बनाना रखना चाहिए। संतुलित आहार क्या चीज़ है? बैलेंस डाइट क्या चीज़ है? अभी हम इसका डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। मनुष्य जो भोजन प्रयुक्त करता है वह शारीरिक आवश्यकता की दृष्टि से पर्याप्त, अपर्याप्त अथवा संतुलित हो सकता है। भारतवर्ष में अधिकांश जनता को उनकी शारीरिक आवश्यकता के अनुकूल सभी भोजन तत्वों से युक्त आहार नहीं मिल पाता। यहाँ तक कि कुछ लोगों को संतुष्ट हेतु भी पर्याप्त आहार नहीं मिल पाता। अधिकांश व्यक्तियों को शुद्ध संतुष्टि के लिए तो पर्याप्त आहार मिलता है, किंतु पोषक तत्वों के शारीरिक आवश्यकता की दृष्टि से बहुत कम व्यक्तियों को ही उपयुक्त आहार मिल पाता है। प्रस्तुत संदर्भ में पर्याप्त आहार तथा संतुलित आहार का अंतर स्पष्ट करना अधिक महत्वपूर्ण है। पर्याप्त आहार वह आहार होता है जो भूख शांत करने के लिए प्राप्त हो, पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करने वाला हो, शरीर भार में कमी ना करने वाला हो तथा जो उपयुक्त होता है, पर्याप्त रूप से क्रियाशील करके थकावट का अनुभव ना होने दे। ऐसा आहार शरीर की वृद्धि और विकास के लिए उपयुक्त होता है, परंतु शारीरिक सुरक्षा की दृष्टि से तथा उसे पूर्णतः निरोग बनाए रखने के लिए उपयुक्त का हो सकता है। भोजन ऊर्जा प्रदान करने वाले तथा वृद्धि कारक हो, इतना ही पर्याप्त नहीं होता। शरीर के विभिन्न अवयवों को क्रियाशील, पूर्णतः स्वास्थ्य एवं निरोग बनाने रखने वाला हो। इस हेतु संतुलित आहार का आयोजन अत्यंत आवश्यक होता है। संतुलित आहार सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि इस आहार में हमारे शरीर को उपयुक्त मात्रा में ऊर्जादायक, वृद्धिकारक, क्षतिपूरक, शरीर के समस्त समूह को सुचारू रूप से संचालित के नियमित करने वाले व शरीर को निरोग रखने वाले समस्त तत्व सम्मिलित होते हैं। ये आहार पर्याप्त तो होता ही है, इनके अतिरिक्त वृद्धि में विकास की दृष्टि से अनुकूलतम भी होता है। इसके लिए आजकल प्रत्येक देश में जन स्वास्थ्य की दृष्टि से संतुलित आहार को विशेष महत्व दिया गया है। संतुलित आहार का अर्थ अधिक साधव आहार कदापि नहीं है। कभी कभी पर्याप्त आहार पर व्यय किए गए हैं धन की अपेक्षा कम धन की संतुलित आहार की व्यवस्था की जा सकती है। भारत में अधिकांश अज्ञानतावश पर्याप्त व्यय करने पर भी संतुलित आहार प्राप्त नहीं हो पाते। शरीर के लिए आवश्यक भोजन तत्व, उनकी प्राप्ति के स्रोतों, उनका महत्व तथा आवश्यक मात्रा का ज्ञान हमें नहीं है। इसके लिए हमें पोषयुक्त आहार का लाभ नहीं
उठा पाते हैं। शरीर तथा ऊर्जा, बॉडी एंड एनर्जी। अब ये कहते हैं यंत्र अथवा इंजन की भांति शरीर को भी कुछ कार्य संपादित करने होते हैं तथा कार्य के संपादन हेतु किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा को केवल उस समय की आवश्यकता होती है जबकि ये गतिशील होता है। आपके शरीर को प्रत्येक समय ऊर्जा का आवश्यकता होती है क्योंकि ये एक जीवित प्राणी है तथा उस समय तक कार्य करना बंद नहीं करता जब तक कि मृत्यु नहीं हो जाती है। यद्यपि कभी कभी रक्त प्रवाह कोई ना कोई कारण से हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है, उस कमजोरी को दूर करने के लिए हमें पर्याप्त प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ग्रंथि संबंधी अतिरिक्त प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। इसके साथ साथ एक न एक प्रकार के बाह्य क्रियाकल्प भी शरीर द्वारा संपादित होते हैं। प्रायः शरीर की आंतरिक प्रक्रियाएं सभी दिन एक समान ही होती हैं। यदि ब्रह्मा ऐच्छिक क्रियाकल्प अधिक मात्रा में होंगे तो ऊर्जा भी अत्यधिक आवश्यकता होगी। भोजन द्वारा प्राप्त शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी को एक इकाई द्वारा नापा जाता है जिसे कैलोरी कहते हैं। कैलोरी गर्मी की वह इकाई है जो 1 लीटर जल के ताप को 1 अंश सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है। निम्नलिखित भोजन के तत्वों की 1 ग्राम मात्रा शरीर में जलने के पश्चात उनके सम्मुख अंकित कैलोरी गर्मी उत्पन्न करती है। प्रोटीन 1 ग्राम 4.1 कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम 4.1 किलो कैलोरी, वसा 1 ग्राम 9 कैलोरी प्रदान करती है। अब हम कैलोरीफिक संबंधित आवश्यकता, कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट शरीर की क्या है वो हम पढ़ते हैं। साधारण मनुष्य को जीवित रहने के लिए लगभग 70 कैलोरी शक्ति प्रति घंटे के हिसाब से आवश्यकता होती है। इस प्रकार एक दिन में लगभग 1800 कैलोरी शक्ति चाहिए। इसी प्रकार एक स्त्री को जीवित रहने के लिए 1500 कैलोरी शक्ति प्रतिदिन मिलना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को मांसपेशियों के कार्य के अनुसार अतिरिक्त कैलोरी की मात्रा की आवश्यकता होती है। एक युवा व्यक्ति को औसत निम्नलिखित कैलोरी शक्ति की आवश्यकता होती है। हल्का काम करने वाले स्त्री 1900 से लेकर 2000 कैलोरी, पुरुष 2400 से लेकर 2600 कैलोरी। साधारण 1 घंटा काम करने वाले स्त्रियां 2200 से लेकर 2500 कैलोरी तक और जो पुरुष हैं 2500 से लेकर 3000 कैलोरी तक। कठिन परिश्रम करने वाले खिलाड़ी के लिए स्त्रियां 3000 से लेकर 3500 कैलोरी और जो पुरुष हैं उनके लिए 3600 से लेकर 4000 कैलोरी। अब हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। अब आयु के हिसाब से कैलोरीज हम देखेंगे। अब हम बाल व्यवस्था में इन चाइल्डहुड लड़के और लड़कियों को कितनी कैलोरी चाहिए। 9 से 12 माह तक लड़के को 1000, लड़की को भी 1000 चाहिए। 1 से 2 वर्ष लड़के को 1200, लड़की को भी 1200 चाहिए। 2 से 3 वर्ष तक लड़के को 1400, लड़की को भी 1400 कैलोरी चाहिए। 3 से 5 वर्ष तक लड़के को 1500, लड़की को भी 1500 चाहिए। 5 से 7 वर्ष तक लड़के को 1600 चाहिए, लड़की को 1500 कैलोरी चाहिए। 7 से 9 वर्ष तक लड़के को 2000 चाहिए और लड़की को 1800 कैलोरी चाहिए। 9 से 12 वर्ष तक लड़के को 2200 चाहिए
और लड़की को 2100 कैलोरी चाहिए। अब हम किशोर व्यवस्था में चलते हैं, जिसे हम एडोलसेंट एज कहते हैं। 13 से 15 वर्ष लड़के को 2500 से 2800 कैलोरी चाहिए, यहाँ की लड़की को 2500 से भी 2800 कैलोरी चाहिए। 16 से 18 वर्ष के लड़कों को 3000 से 3500 तक कैलोरी चाहिए और लड़कियों को 2200 से लेकर 2400 कैलोरी चाहिए। स्त्री के लिए फॉर वुमेन, गर्भ व्यवस्था में स्त्रियों को 3200 से लेकर 3500 कैलोरी चाहिए और स्तनपान के दौरान 3500 से 3800 कैलोरी चाहिए। व्यक्ति को पूर्ण स्वास्थ्य जीव व्यतीत करना तथा अपना कार्य करने के लिए आवश्यकता अनुसार ऐसा भोजन लेना चाहिए जिसे पर्याप्त शक्ति मिल सके, शरीर का विकास हो। यदि व्यक्ति का पर्याप्त शक्ति ना मिले तो वह कमज़ोर हो जाएगा, फलस्वरूप उसकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी। शरीर के लिए भोजन की प्राप्त भोज्य पदार्थों की मात्रा पर निर्भर ना होकर भोजन पदार्थों में उपलब्ध होने वाले भोज्य तत्वों पर निर्भर करती है। भोजन के अवयव की जितनी अधिक मात्रा प्राप्त होगी, उनसे उतनी ही अधिक शक्ति तथा गर्मी मिलेगी। विभिन्न भोजन पदार्थों में भोजन के अवयवों का प्रतिदिन अंग्राहित मात्रा में होता है। इसकी चर्चा हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। अब देखिए, जो हमें भोजन है वो किस में क्या मिलता है, ये विवरण दिया हुआ। हमें क्या क्या रोज़ खाना चाहिए। जो मांस खाना चाहिए, दूध गाय का, दूध भैंस का। गाय की जो मात्रा है, गाय का दूध ज़्यादा पोषण है, दूध भैंस का है। मक्खन खाना चाहिए। गेहूँ, मटर, आलू, गाजर, अंडा, अंडे की जर्दी, मछली, पनीर, चावल, मक्का, सेम, शक्कर, ये हमें जो हैं हरी सब्जियां, दूध, ये सब हमें रोज़ खाना चाहिए ताकि शरीर को शक्ति मिल सके। विभिन्न व्यक्तियों को भोजन की अलग अलग मात्रा व अलग अलग प्रकार के भोजन पदार्थों की आवश्यकता होती है। ये विभिन्नता आयु, लिंग, शरीर का आहार, जलवायु, कार्य की प्रकृति आदि की भिन्नता के कारण होती है, जैसा कि निम्नलिखित वर्णन से स्पष्ट हो जाता है। आयु, बच्चों को उनके शरीर के भार को देखते हुए प्रौढ़ों की अपेक्षा अधिक भोजन चाहिए, क्योंकि भोजन से वह केवल शक्ति व गर्मी की प्राप्ति नहीं करते, वर्णन ये उनके शरीर की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है। उन्हें चर्बी तथा प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। वृद्धावस्था में भोजन की मात्रा कम हो जाती है। इसका कारण ये है कि इस अवस्था में मनुष्य की पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है तथा वह कम खा पाता है। लिंग के अनुसार भोजन की आवश्यकता प्रभावित होती है। स्त्रियों को पुरुष की अपेक्षा कम भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह पुरुष से बधुआ लंबाई में कम होती हैं, भार भी कम होता है तथा उससे कार्य भी हल्का करना पड़ता है, किंतु गर्भावस्था की अपेक्षाकृत उसे अधिक भोजन पदार्थों की आवश्यकता होती है। जलवायु, तीसरा बिंदु है जलवायु। भोजन की मात्रा पर जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है। ठंडे देशों के निवासियों को गर्म देशों के निवासियों की अपेक्षा अधिक भोजन चाहिए, क्योंकि ठंडे देशों में गर्म देशों की तुलना में भोजन का उपयोग अधिक होता है। इसी प्रकार गर्मी के मौसम में भूख कम लगती है तथा शरीर का भार कम हो जाता है, किंतु सर्दियों में अधिक भूख लगने के कारण अधिक भोजन किया जाता है तथा शरीर का भार भी बढ़ जाता है। बिंदु नंबर 4, परिश्रम। हम मेहनत कितनी करते हैं। शारीरिक परिश्रम करने वालों को अधिक भोजन की ज़रूरत होती है। परिश्रम करने में उनकी शक्ति तथा गर्मी पर्याप्त रूप से व्यय होती है। उस कमी को पूरा करने के लिए भोजन में
कार्बोज एवं वसा की मात्रा अधिक होनी चाहिए। इसके विपरीत आराम से बैठने वाले तथा मस्तिष्क का कार्य करने वालों को कम भोजन चाहिए। इनके भोजन में कार्बोज तथा वसा कम और प्रोटीन अधिक होना चाहिए। मानसिक श्रम करने वाले व्यक्ति को भोजन में शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले तथा शरीर निर्माण क्रिया में सहायक पोषक तत्वों को अधिक आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ बैलेंस डाइट, संतुलित आहार की विशेषताएं। अब ये कहता है कि संतुलित आहार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और खनिज लवण प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थों का भोजन में समावेश होता है। प्रोटीन की प्राप्ति वनस्पति एवं प्राणियों दोनों ही भोजनों पर ये पदार्थों से होती है। ये प्रत्येक व्यक्ति के वयस्क, आयु, लिंग और जलवायु के अनुसार होता है। ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ उपयुक्त मात्रा में होते हैं, अत्यधिक नहीं। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य है। इनके अंतर्गत विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के सम्मिलित होते हैं। विशेषज्ञों के सुझाव अनुसार अनुकूलतम पोषण के लिए संपूर्ण ऊर्जा का 50% अंश सुरक्षात्मक भोजन पदार्थ जैसे दूध, फल, शाक, भाजी, अंडे आदि से प्राप्त होना चाहिए। सुपोषण के लिए नियम, रूल्स फॉर एथरोफिकेशन, कहता है सुपोषण के लिए निम्नलिखित नियमों का ध्यान में रखना चाहिए। भोजन की उपादेयता उनके पाचन पर निर्भर करती है। यदि भोजन आसानी से पचाया जा सकता है, उसके सार की आंतें भली भांति सोख लें तो वह स्वस्थप्रदा एवं शक्ति व्यर्थक होता है। इसलिए भोजन पाचनशील होना चाहिए। अनुचित ढंग से पकाकर उसे नापाचन वाला नहीं बना देना चाहिए। बिंदु नंबर 2, भोजन में परिवर्तन आवश्यक है। एक ही प्रकार का भोजन अरुचि उत्पन्न कर देता है। अरुचि से खाया भोजन पाचन के लिए आवश्यक रसों का स्राव नहीं कर सकता। रसों के अभाव में वह चलता नहीं, फलस्वरूप अपचय तथा कब्ज हो जाती है। तीसरा बिंदु, भोजन करते समय अधिक पानी नहीं पीना चाहिए। या तो पानी खाना खाने से पहले पी लो या पानी खाना खाने के बाद पीना चाहिए। रात को भोजन सोने से कम 2 घंटे पूर्व खा लेना चाहिए। अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 8 बजे खाना खा लेना चाहिए। यदि आप 9 बजे सोते हैं तो 7 बजे खाना रात का भोजन कर लेना चाहिए। भोजन के सभी अवयव प्रोटीन, कार्बोज, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, जल आदि शरीर के आवश्यकता अनुसार पर्याप्त अनुपात में होना चाहिए। बिंदु नंबर 6, प्रातः जल्दी विद्यालय या काम पर जाने वाले व्यक्तियों को जाने में पूर्व नाश्ता अवश्य करना चाहिए। घर से खाली पेट नहीं निकलना चाहिए, कुछ ना कुछ खा के घर से निकलना चाहिए। बिंदु नंबर 7, भोजन के पौष्टिक होने के अतिरिक्त परोसने का ढंग भी भोजन करने वाले का मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। यदि भोजन बुरे ढंग से परोसा गया हो तो भोजन करने वाले को भोजन के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। वह उसे भरपेट नहीं खा सकता तथा वह भली प्रकार पचता भी नहीं है। बिंदु नंबर 8, भोजन को हानिकारक पदार्थों से बचाना चाहिए। ये पदार्थ भोजन को भली प्रकार ना रखने, उसको लाने, ले जाने, पकाने आदि में सम्मिलित हो जाते हैं। धूल और मक्खियों द्वारा भोजन प्रातः गंदा और विलास हो जाता है। काफ़ी देर तक रखे भोजन रखने से भोजन में
विषैलपन आ जाता है। भोजन हमेशा ताज़ा, स्वच्छ तथा सावधानी से पकाया हुआ ही खाना चाहिए। ऐसा खाद्य पदार्थ जिनमें मिलावट हो उपयोग में नहीं लाना चाहिए। भोजन प्रतिदिन नित समय पर करना चाहिए और जो 4 घंटे, कम से कम 4 घंटे का अंतरकाल होना चाहिए। इसके साथ प्रश्न नंबर 17 समाप्त होता है। धन्यवाद।